नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आए हैं जो आप सभी के जूनियर और प्राइमरी सुपर टेट के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इनके साथ हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे जिसके द्वारा आप उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकें। यानी कि आपके यहाँ पे प्रिपरेशन भी होगी और इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी होगी और ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं और जनरली आपने देखा होगा कि यूपी टेट में आपके या फिर सी टेट में ज़्यादातर वही क्वेश्चन आते हैं जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में आ चुके होते हैं। तो आज हम वही सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में आपके ज़्यादातर वही सारे क्वेश्चंस आते हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम्स में एक बार आ चुके हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हम वो सारे क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं, वो सीरीज़ लेकर आए हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। लेकिन सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके सुपर टेट जूनियर या फिर प्राइमरी के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन को और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसके द्वारा आप हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट अपडेशन को अपने यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी सामान्य सी जानकारी जिसके द्वारा आप अपने तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की सीरीज़ की तरफ। तो दोस्तों स्मार्ट स्टडी को ध्यान में रख करके हमने वो सारे क्वेश्चन वो सारे एरियाज कवर करने की कोशिश की है जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। और बेसिकली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको पता होगा कि जब भी आप सिलेबस की प्रिपरेशन करते हैं तो जो चीज़ आपके सिलेबस में मेंशन है वो सारी चीज़ें आपके एग्जाम्स में नहीं आती। ओनली 60% एरिया आता है और उस 60% में से भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो उन्हीं सारे सेक्शंस को कवर करते हुए हमने यहाँ पे क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आई है आप सभी के लिए। तो क्वेश्चन को और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें और सारी की एक्सप्लेनेशन जो है वो भी ध्यान से सुने, क्योंकि इन्हीं एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड जो एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। ठीक है, पूरी उम्मीद यहाँ से बनती है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। यहाँ वृषण का मतलब क्या होता है, टेस्टिस। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ह्यूमन मेल्स जो होते हैं उनके पास टेस्टिस जो होते हैं वो होते हैं। तो जो टेस्टिस होता है वहाँ से कौन सा हार्मोन जो होता है वो सिक्रीट होता है, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर 2 थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर 3 इंसुलिन और ऑप्शन नंबर 4 है ईस्ट्रोजन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनता है आपका वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि टेस्टोस्टेरोन। यानी कि वृषण, जो मानव वृषण है जिसे ह्यूमन टेस्टिस बोला जाता है, टेस्टिस में से जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कि टेस्टिस और टेस्टो। ठीक है, तो दोनों देखिए वृषण है ना, इसको आप इंग्लिश में क्या प्रोनाउंस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, सॉरी टेस्टिस। ठीक है, तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं टेस्टोस्टेरोन को। अच्छा, ये जो आपका सेकेंड हार्मोन है, अच्छा वृषण होते कितने हैं, तो दे आर वन पेयर। ठीक है, वन पेयर यानी कि 2 इन नंबर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देखिए थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन वो हार्मोन होता है जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ठीक है, और इसको T4 हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ सिचुएटेड होता है, तो थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में थोड़ा सा लोअर सेक्शन में सिचुएटेड होता है। ठीक है, अगला देखिए इंसुलिन। तो इंसुलिन वो हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि किसी कारणवश अगर हमारी बॉडी में शुगर का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो उसे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो इंसुलिन की पाई जाती है। ठीक है, तो इंसुलिन आपका कहाँ से सिक्रीट होता है, तो इंसुलिन की सिक्रीशन होती है पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें बीटा सेल्स पाई जाती हैं और यही बीटा सेल्स जो है इंसुलिन की सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अच्छा, लास्ट ऑप्शन देखिए तो ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन जो है इसका सिक्रीशन होता है ग्राफियन फॉलिकल से। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल जो कि ओवरी का एक हिस्सा है। जैसे वृषण जो होता है ना मेल्स में, मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे ईस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल्स में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक के लिए।
तो इस ग्राफियन फॉलिकल है वहाँ से एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये मेल और सेक्स हार्मोन है, जबकि एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ कई सारे कॉन्सेप्ट है जो आपने इस क्वेश्चन से सीखे, और हर एक कॉन्सेप्ट बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके जूनियर सुपरटेट और प्राइमरी सुपरटेट के पर्पसेस से। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है और उसे किस नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है और चार चार ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है डिंब वाहिनी, ऑप्शन नंबर टू है मूत्र वाहिनी, ऑप्शन नंबर 3 है मूत्र मार्ग, और ऑप्शन नंबर 4 है शुक्र वाहिनी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ह्यूमन मेल्स में जो यूरिन है और जो सीमेन है उनके प्रोडक्शन के लिए, उनके फ्लो के लिए सिर्फ एक ही पैसेज है, और उस पैसेज को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मूत्रमार्ग। ठीक है, अच्छा यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको जाना है वो ये देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो है 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आप देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिए कि लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी एक नाल होती है, एक मतलब एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि यूरिनरी मीटस या फिर एक्सटर्नल यूरेथ्रल सर्फ ऑरिफिस के नाम से जाना जाता है। ऑरिफिस मीन्स होता है छेद। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के जो शीर्ष होता है उसके शिखर तक जो यूरिनोजेनाइटल अपर्चर है वहाँ पर बाहर खुलता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से पाइप लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे होता है यूरिनोजेनाइटल या यूरिनरी मीटस। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक पैसेज प्रोवाइड करता है फ्लो के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक और चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि फीमेल्स में जो होता है वो दो सरफेसेस होती है। जैसे देखिए ये है सर्विक्स। ठीक है, यहाँ पे सर्विक्स होता है, ये क्या होता है, यूट्रस होता है। ठीक है, और यहीं से फैलोपियन ट्यूब्यूल्स निकलते हैं और यहाँ पे ओवरीज होती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम काफ़ी डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि आपका क्वेश्चन से रिलेटेड है इसलिए यहाँ पे इन चीज़ों को बताना बेहद ही इंपॉर्टेंट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, उस विधि को क्या कहा जाता है या वो विधि क्या कहलाती है जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है। तो आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 4 ऑप्शंस है वो है संभोग, दूसरा है गर्भ निरोध, तीसरा है गर्भ धारण, और चौथा है निषेचन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि गर्भ निरोध। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जनरली ये जो जैसे टी, यहाँ पे एक शब्द देख रहे हैं टी, तो इसका मतलब क्या है, ऐसा इसका इसलिए इसे टी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रोलिंग के लिए जो ऑब्जेक्ट यूज़ होता है दैट इज़ ऑफ टी टाइप। ठीक है, तो ये आखिर प्लेस कैसे किया जाता है, तो प्लेस क्या होता है, ये यूट्रस होता है इस प्रकार से, और इसके यहाँ जो फैलोपियन ट्यूब्यूल के लिए जो रास्ता जाता है ना, तो इसी को इस टी के द्वारा ऐसे यहाँ पे जब टी यहाँ पे प्रोजेक्ट करी जाती है तो ये जो पैसेज होता है फैलोपियन ट्यूब्यूल का वो ब्लॉक कर दिया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो फैलोपियन ट्यूब्यूल के अंदर ही पाया जाता है। इन दैट सिचुएशन अगर ये दोनों टी के द्वारा क्लोज कर दिए गए हैं पैसेज, ये रास्ता जो ब्लॉक कर दिया गया है, तो स्पर्म यहाँ से ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब्यूल तक मूव नहीं कर पाता, और इसी कारण जो है वो फीमेल्स कंसीव नहीं कर पाती। ठीक है, तो बेसिकली जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो लक्षण है विटामिन के की कमी होने का। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, और क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाता है तो आधा मतलब आपका आंसर वहीं सॉल्व हो गया। ठीक है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका मैथ्स हो या फिर साइंस या कोई भी। तो चारों ऑप्शन देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है रक्त के थक्के जमने में विफलता, ऑप्शन नंबर 2 है गर्भाशय में ब्लास्टोसिस्ट का बनना, ऑप्शन नंबर 3 है डिंब की अपरिपक्वता, और ऑप्शन नंबर 4 है तंत्रिका शोथ। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है वो है क्या एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि विटामिन के की एब्सेंस में या डेफिशिएंसी में जो
जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं हो पाती। और इसी कारणवश क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर से कहीं पे कट या फिर वाउंड हो जाता है तो वहाँ से जो ब्लड है वो लगातार ऊजेस आउट कर, मतलब जो ब्लड है वहाँ से निकलने लगता है, ठीक है। और निकलने के कारण क्या होता है, ब्लड रुकना जो है वो ब्लड रुकता नहीं है, और इसी कारण क्योंकि कोagulation नहीं होती तो ब्लड नहीं रुकता, और इसी कारण अगर काफ़ी देर तक उन्हें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है तो इन दैट सिचुएशन जो है पेशेंट वो ब्लड लॉस के कारण उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि रक्त के थक्के जमने में विफलता विटामिन के की कमी के कारण होती है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि हेपारिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एंटीकोगुलेंट एजेंट होता है, और इसे कहाँ से निकाला जाता है, जोंक के अंदर से, ठीक है। और ये यूज़ किया जाता है कई बार हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट में। तो व्हाट इज़ हीमोफीलिया? तो हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें किसी भी मनुष्य के अंदर जो ब्लड का यानी कि रक्त का थक्का जमने की जो टेंडेंसी है, कैपेबिलिटी है, क्षमता है, वो ख़त्म हो जाती है। और इसी कारण अगर ऐसे व्यक्ति को कहीं पर भी चोट लग जाए तो रक्त का थक्का ना जमने के कारण कई सारा अमाउंट में जो ब्लड है वो रिलीज़ हो जाता है, और जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि विटामिन के की डेफिशिएंसी के कारण नहीं, हीमोफीलिया के कारण जो रानी विक्टोरिया थी उनकी डेथ हुई थी, और उनकी डेथ का सबसे बड़ा रीज़न यही था। और दूसरी चीज़, क्योंकि उस टाइम जो मेडिकल साइंस थी वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, तो इस कारण रानी विक्टोरिया को जो बचाने में जितने भी वैद्य थे वो अक्षम हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है कम इंसुलिन स्राव, ऑप्शन नंबर 2 है कम थायरॉक्सिन स्राव, ऑप्शन नंबर 3 है कम ईस्ट्रोजन स्राव, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है, तो यहाँ मधुमेह की बात की जा रही है, यानी कि डायबिटीज़ की। तो डायबिटीज, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कम इंसुलिन स्राव। देखिए जनरली क्या होता है कि जो ये टर्म आप देख रहे हैं डायबिटीज़, ठीक है, तो डायबिटीज़ कॉमनली 2 टाइप्स की देखी जाती हैं। पहली होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस और दूसरी होती है डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है क्या? एक जो है वो शुगर के कम प्रोडक्शन के कारण बॉडी में होती है, या शुगर लेवल को कम हो जाता है तब ये डायबिटीज़ देखी जाती है। जबकि जो सेकेंड टाइप है, इस टाइप 2 में क्या होता है कि शुगर का जो अमाउंट है या ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो हमारी यानी कि ह्यूमन बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है। एक चीज़ और कि ये मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए जो इंसुलिन है वो कहाँ से सीक्रेट होता है? पैंक्रियास से सीक्रेट होता है। कहाँ से होता है? बीटा सेल से सीक्रेट होता है, ठीक है। और जो आपका पैंक्रियास है इसे हिंदी में अग्नाशय के नाम से भी जाना जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपने यहाँ से सीखी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जबकि दूसरा होता है इंसुलिन यकृत यानी कि लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन संचित करने में मदद करता है, लेकिन रक्त में शर्करा की मात्रा जब बढ़ जाती है तो ये रक्त मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगता है। अच्छा, मतलब ये जो है सेकंड कंडीशन वो हमने बताई है जिसमें शुगर बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है शुगर लेवल, और पहला जो होता है जिसमें शुगर लेवल कम हो जाता है। तो डायबिटीज़ इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, डायबिटीज़ इंसिपिडस और दूसरा है डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन से प्रदूषकों से मीनामाता रोग होता है, यानी कि मीनामाटा जो डिजीज है वो किन दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके कारण मीनामाटा डिजीज होती है? तो 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है सॉल्मोनेला, ऑप्शन नंबर 2 है मिथाइल मर्करी, ऑप्शन नंबर 3 है लेड यानी कि सीसा, और ऑप्शन नंबर 4 है परक्लोरेट। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मीनामाटा जो रोग है वो पारा यानी कि मरकरी के विषाक्तता के कारण होता है। तो मरकरी यानी कि मेथाइल मरकरी जो जिसे पारा के नाम से जाना जाता है, इससे होने वाले जो विकार है, इसका सबसे पहला केस मिला कहाँ था? तो जापान के मीनामाटा खाड़ी के निवासियों में इसे सबसे पहला केस वहाँ पर वर्णित किया गया था। सबसे पहला केस जापान में खोजा गया था, कहाँ पर? मीनामाटा खाड़ी के पास, और इसीलिए जो डिजीज़ है उसका नाम मीनामाटा रोग पड़ गया है, ठीक है। किस प्रदूषक के कारण होता है ये? तो मेथिल मरकरी के कारण ये देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, दूध से दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है?
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसके कारण जो दूध है वो दही में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। पहला ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर 2 है विब्रियो, ऑप्शन नंबर 3 है लैक्टोबैसिलस और ऑप्शन नंबर 4 है स्पाइरुला। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस वो बैक्टीरिया है जिसका यूज़ किया जाता है दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही दूध जो होता है हालांकि इज़ गुड फॉर हेल्थ, लेकिन दूध से भी ज़्यादा बेटर दही को माना जाता है, क्योंकि दही में वो सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी की डेली डाइट को कंप्लीट करने के लिए नेसेसरी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको याद रखना है कि दही एक क्या है, दूध का प्रोडक्ट है जिसे दूध के बायोलॉजिकल फर्मेंटेशन से इसे बनाया जाता है, और यह पोषण की दृष्टि से इसमें देखिए क्या पाया जाता है, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन प्लस कैल्शियम प्लस रिबोफ्लेविन प्लस विटामिन B6 और प्लस विटामिन B12। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा देखिए दूध को सबसे बेस्ट माना जाता है अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की कमी है, बोन्स और टीथ में कोई प्रॉब्लम है, स्किन में प्रॉब्लम है, तो उन सारी केसेस में आपको दूध जो है वो डॉक्टर रेकमेंड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के, इसका आंसर अभी हमने आपसे शेयर किया कि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैक्टोबैसिलस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है, यानी कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसे फिलहाल में जो ब्रायोफाइटा जो है, ब्रायोफाइटा क्या है, एक डिवीजन है। ठीक है, तो उस डिवीजन में किस प्लांट को इंक्लूड किया गया है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आप सभी के स्क्रीन पे। सबसे पहला है यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन नंबर 2 है क्लैडोफोरा, ऑप्शन नंबर 3 है रिक्सिया और ऑप्शन नंबर 4 है मार्सिलिया। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आता है वो है रिक्सिया। ठीक है, रिक्सिया ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, ये चीज़ अभी आपने सुनी। और ये कहाँ पाया जाता है, तो इन नम भूमि में जहाँ पर भी मॉइस्चराइज्ड जगह है, पेड़ पौधे तने चट्टाने आदि पाए जाते हैं, वहीं पर ये जो रिक्सिया है वो पाया जाता है। जबकि यूलोथ्रिक्स जो है, जिसकी हम यहाँ पे हमने अभी बात करी, यूलोथ्रिक्स और क्लैडोफोरा और शैवाल, ठीक है, शैवाल यानी एल्गी, ये एल्गी के अंतर्गत तथा मार्सेलिया टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता है। यानी कि यूलोथ्रिक्स और ये जो आपका क्लैडोफोरा है, ये दोनों क्या है, एल्गी है। ठीक है, जबकि मार्सेलिया आपका क्या है, ये एक टेरिडोफाइटा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन एक ऐसा प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस या उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आपको बताना है कि ऐसा कौन सा तरीका है या एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है आपका रंध्र, ऑप्शन नंबर 2 है बाह्य त्वचा, ऑप्शन नंबर 3 है संवहनी मंडल और ऑप्शन नंबर 4 है आपका आवरण। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि रंध्र। ठीक है, अब देखिए अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो वाष्पोत्सर्जन मीन्स होता है इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन या ट्रांसपीरेशन का जो मेथड है वो किसके द्वारा परफॉर्म होता है, रंध्र के द्वारा। रंध्र इज़ व्हाट, रंध्र इज स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो होता है वही गैसेस एक्सचेंज का काम करता है इनसाइड लीव्स। ठीक है, कई कंडीशन में जो लीव्स होती हैं वो सरफेस के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, कई बार सरफेस के नीचे भी प्रेजेंट होते हैं और कई बार सिर्फ एक तरफ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये वैरी करता है फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन क्या है, स्टोमेटा के प्रेजेंस में होता है। वाष्पोत्सर्जन है क्या, तो पानी जब एक्सेस हो जाता है तो वो जो छोटे छोटे लीव्स के अंदर छेद पाया जाता है जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, तो यही स्टोमेटा क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर है उनको जब ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो एक पैसेज प्रोवाइड करते हैं जिससे एक्सेस वाटर जो है वो प्लांट से निकल जाए। ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है जब पौधे के भाग की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई भी प्लांट का जो पार्ट है अगर वो लाइट की एब्सेंस में अगर ये बढ़ रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरी उम्मीद है कि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आप अपने जूनियर लेवल के एग्ज़ाम में देखें। ठीक है,
4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है ऋणात्मक अनुवर्तन, ऑप्शन नंबर 2 है धनात्मक अनुवर्तन, ऑप्शन नंबर 3 है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन और ऑप्शन नंबर 4 है धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। अब देखिए इस एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको क्या जानना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, ऋणात्मक मीन्स होता है नेगेटिव और प्रकाशानुवर्तन का जो मतलब है वो हम आपसे अभी डिस्कस करते हैं। तो देखिए जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। यानी कि अगर लाइट की एब्सेंस में भी पौधा इंक्रीज कर रहा है साइज में तो इसे आप ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव फोटोसिंथेसिस या नेगेटिव फोटो मूवमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, पौधे की जड़ों में जब नेगेटिव प्रकाशानुवर्तन होता है यानी कि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है जिनमें वह प्रकाश की विपरीत दिशा में अर्थात भूमि में नीचे की ओर वृद्धि करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी कि लाइट की एब्सेंस में पौधों का बढ़ना। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आप ऐड हो करके अपनी तैयारी को एक और नए लेवल तक के लेकर के जा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, एमएससी बीएससी या फिर जीआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजीटी या टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर जुड़िएगा हमारे यूट्यूब चैनल टारगेटेड 1 से। और हमारे जो दूसरा टेलीग्राम चैनल है टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी, उसके साथ में जुड़ना ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं विराम देते